तुम वहां खड़े खड़े क्या चौकसी कर रहे हो? यहां कोई नहीं आ सकता। मुझे किसी के आने की आशंका नहीं है। सील भरे बंद तहखाने में मेरा बस दम घुटा जा रहा था। जानते हो, सन 12 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं इसी कमरे में हुआ करती थी। अच्छा, तभी ये कमरा हम जैसे लोगों के लिए आदर्श है। पिस्तौल पसंद आई? हाँ। कैसे हाथ लगी? ये मत पूछो। रहने दो। तुम तो नाराज हो गए। मैंने इसलिए मना कहा था कि तुम उसको जानते नहीं हो, और ये मेरा ना धंधा ठहरा है। ये और कितनी देर है? मैं तैयार हूं। मैं भी खा चुका। रुक रहा हूं। अरे मिनट मुंह मीठा कर लो। आओ चलो। चलो। तुम नहीं चल रहे? मेरा एक सवाल है। सवाल? हाँ। क्या? अब क्या हुआ? हमारा साथी कुछ पूछना चाह रहा है। आओ। क्या बात है? बोलो। क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? क्या? यही जो हम करने जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या हमें एक बार फिर से विचार नहीं कर लेना चाहिए? हम पहले ही अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय कर चुके, पर फिर भी कहीं कोई भूल चूक रह जाती है। देखो, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूं, सोचना विचारना उसका काम है। और मैं निर्णय दे चुका हूं। क्या हम अभी पहले की योजना के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते? मेरा किसी भी तरह के प्रदर्शन में कोई विश्वास नहीं है, और अगर होता भी तब भी 3-4 व्यक्तियों का प्रदर्शन सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। वैसे भी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए हमें हजारों स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ेगी, और इस वक्त उन्हें यहाँ लाकर इकट्ठा करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? और अगर हम कहीं से इधर उधर से कुछ स्वयं सेवक जमा भी कर लें तो भी अब प्रदर्शन सफल नहीं हो सकता। क्यों? 10 रोज पहले तक तो हम प्रदर्शन ही करना चाहते थे ना। 10 रोज? 10 रोज में दुनिया बहुत बदल चुकी है मेरे दोस्त। हमारा एक साथी गिरफ्तार हो चुका है, और पुलिस को अब तक उससे बहुत कुछ मालूम चल चुका होगा। आज अगर हम प्रदर्शन करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर ये सुनहरा मौका हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। मैं तो 10 रोज पहले भी प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। मेरी अपनी एक अलग योजना थी। क्या? उसे मालूम नहीं है। हमने सोचा था कि जब हमारा साथी बाग की दीवार से बम फेंकेगा तब इससे वहां बैठे लोगों में भगदड़ मच जाएगी, और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर हम अपना काम कर जाएंगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। लेकिन उसने सब किया धरा चौपट कर दिया। वो लोगों से बोला, इस पटाखे की आवाज पर ध्यान मत दो और मेरी बात सुनते रहो।
इस तरह लोग शांत बैठे रहे और हमारा साथी देखते ही देखते पकड़ लिया गया। कुछ भी कहो, वो है बहादुर। अर्थात वो तो ये समझा कि पास ही कोई सैनिक टुकड़ी अभ्यास कर रही है। अगर उसे ये भ्रम ना होता और इस पर भी वो हंसता रहता तो मैं मान जाता। और आज की सफलता का भरोसा है। कैसे? 10 दिन पहले तक हम सब कुछ सफाई से करके भाग जाना चाहते थे, लेकिन अब मैंने भी अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे सिर्फ प्राण ही जाएंगे क्या? नहीं जानता। इस घटना के बाद लोगों के विचार मेरे बारे में बदल जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा सब कुछ, मान सम्मान, सब नष्ट हो जाएगा। अखबारों में मेरी निंदा होगी, लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। और तुम यूं ही डर गए हो? डर गए हो? और नहीं तो क्या? तुम इसलिए डर गए हो कि जब पुलिस को हमारे इस पुण्य कार्य के बारे में मालूम होगा, जिसे वो षड्यंत्र का नाम देंगे, तो मेरा साथी होने के आरोप में वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन खातिर जमा रहो दोस्त, मेरे होते हुए तुम पर इतनी सी भी आँच नहीं आएगी। आखिरी सांस तक मेरी जुबान से तुम लोगों के बारे में एक शब्द तक नहीं निकलेगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि इस कारण से मैं डर गया हूं, तो तुम्हारी जगह मैं जाने को तैयार। मैं मरने से नहीं डरता। तो फिर? डरता हूं कहीं बाद में पछतावा ना। पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है। पर फिर भी एक बार सोच लेने में क्या अर्ज है? आखिर उससे हमारी कोई अपनी दुश्मनी नहीं है। देश हित क्या कोई कारण नहीं है? कहीं हम अपने अहित को हित तो नहीं समझ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो देखो, अभी भी बहुत समय है। नहीं है, ये हमारी आखिरी कोशिश है और इस बार ये काम हो जाना चाहिए। तो फिर दोस्तों, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, आओ चले। मुझे भी ठंड लग रही है। ठहरो। क्या तुम भी अब इसी तरह की बात कहने वाले हो? नहीं, तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं। क्या? देखो, हम अपने साथी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? अगर बाद में वो मुखबिर हो गया तो हमारे सभी साथियों की शामत आ जाएगी। शायद इसलिए इसको अभी कन्विंस कराना बहुत जरूरी है, और अभी समय भी है। कैसे? यहाँ अभी इस कमरे में मेरे दिमाग में बहुत अद्भुत विचार आया है, एक अचूक विचार। क्या? हम उस पर मुकदमा चलाएंगे। किस पर? अरे उसी पर जिसका हम नाम और निशान मिटा देना चाहते हैं। कब? कैसे? दुनिया की कौन सी अदालत में हम उस पर मुकदमा चला सकते हैं? तुम समझे नहीं। यहाँ इस कमरे में हम उस पर मुकदमा चलाएंगे, और हम उसके जिन आदर्शों के विरोधी हैं वही उसके खिलाफ अभियोग होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं मुकदमे की कार्रवाई से उब जाता हूं। इसमें नहीं उबोगे। इसमें नाटक जैसा आनंद है। मेरी समझ में नहीं आता तुम इतना सारा सोच कैसे लेते हो। मेरा दिमाग भी रोशन हो गया, मैं भी सोचने लगा हूं। अच्छा, तुम्हारी सोबत का असर है सब। लेकिन ज्यादा सोचना कहीं खतरनाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची? हाँ, देखो, बढ़िया विचार ही बेहुदा होते हैं।
कैसे? जिस पर हम मुकदमा चलाने जा रहे हैं वो यहाँ आएगा कैसे? अपनी सफाई कैसे देगा? हमें उसकी क्या की जरूरत क्या? उसे भी तो इंसाफ मांगने का हक है। अरे उसे इंसाफ मिलेगा। कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ो। सुनो दोस्त, अगर हम उस पर मुकदमा चलाएं और उसमें वो दोषी सिद्ध हो जाए तो तुम्हें निश्चय हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन अगर वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ तो? वो दोषी है तो अभी से कैसे कह सकते हैं? हाँ, दोषी सिद्ध होने पर। ठीक। लेकिन देखो, हमने तुम्हारा कहा माना, अब तुमको हमारा कहा मानना होगा। बोलो। तुम्हें उसका प्रतिनिधि बनना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, आखिर उसकी तरफ से भी तो किसी को कुछ बोलना होगा, वरना इंसाफ कैसे होगा? देखो, हम तुमको एक मुलजिम के तौर पर कटघरे में खड़ा करेंगे और एक एक करके तुम पर इल्जाम लगाएंगे और उसके प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें सफाई में बोलने का मौका देंगे। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? अरे मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है? मैं उसका प्रतिनिधि कैसे बन सकता हूँ? मैं अनुभवहीन और फिर उसके बारे में कुछ खास जानता भी तो नहीं। यही तो हम चाहते हैं। अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो, बैठो। मैं हाँ, बोलो, क्या कह रहे थे? नहीं, ये छोड़ो। देखो, तुम उसके बारे में इतना तो जानते ही हो जितना तुम्हें मालूम होना चाहिए। उससे ज्यादा उसके बारे में जानने को और कुछ है भी नहीं। नहीं। अरे भाई, क्या तुमको इतना भी नहीं पता है कि वो अपने पूरे जीवन भर 2-4 सिद्धांतों की लीक ही पीटता रहा है? अरे उसने अपने सिद्धांतों के बारे में समय समय पर जो कुछ कहा है, क्या तुमने उसमें से इतना सा भी पढ़ा या सुना नहीं है? हाँ, लेकिन वो तो उसकी सफाई में बोलने के लिए उतना काफी नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? मुझे डर लग रहा है। डर? हाँ। तो फिर छोड़ो और चलो यार। देखो, अब फिर से मत कहना कि हमने तुम्हारे कहने पर, अपने निर्णय पर विचार नहीं करना चाहा। हम तुम्हारे आग्रह पर ही दोबारा विचार करने जा रहे थे, वरना हम तो निर्णय किए बैठे हैं। अरे आओ, चलो ठहरो। क्या है? मुझे मंजूर है, लेकिन एक चेतावनी मैं पहले दिए देता। क्या? अगर मैं उसका प्रतिनिधि बना तो फिर मैं अपनेपन और अपनी दोस्ती का कोई ख्याल नहीं रखता। हाँ, ठीक है। मैं पूरी ईमानदारी से उसका प्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगा। एक मिनट। मुझे लगता है कि इस खेल को बस यहीं खत्म कर देना चाहिए। परवाह मत करो, इसको पूरी ईमानदारी के साथ उसका प्रतिनिधित्व करने दो, तभी इसको हमारे विरोध में साथ दिखाई देगा। उधर कहाँ जा रहे हो? मैं एक नजर उसकी किताबें देख लेना चाहता हूँ। उसे किताबें देखने दें। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं। अरे लेकिन उसमें तो, अरे उन किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने तुमने ना पढ़ रखा हो। सुनो दोस्त, तुम चाहो तो उन किताबों को पूरी तरह से चाट भी सकते हो। जी, धन्यवाद। अब हम नहीं रहे। मतलब ये कि आपका चेहरा मोरा एक जज की तरह है, तो आप बन जाइए जज, ठीक है? और तुम सरकारी वकील, और मैं बाकी भूमिका निभा लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो सामान लगा। लगा चलो।
जज साहब, इस ऐतिहासिक मुकदमे को देखने और सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग पधारे हैं। स्वागत है। आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जब तक ये अदालत की कार्रवाई चलेगी तब तक आप लोग ध्यान से इस अदालत को देखें, सुनें और समझने की कोशिश करें। और एक अनुरोध है, अदालत की कार्यवाही में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करें। अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया आपने? देखिए, ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अदालत की कार्यवाही में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आप लोगों को दंडित किया जा सकता है। बाद में मत कहिएगा मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? तो शुरू करें, चलिए, रेडी? हाँ। तो जैसे जैसे इस अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, कानून के पहिए अपने आप घूमने लगेंगे। मुल्जिम हाजिर है। यस योर ऑनर, मुल्जिम हाजिर है। जानते हो अभियुक्त, तुम्हें इस अदालत के सामने क्यों लाया गया है? तुम पर सत्य, अहिंसा और सांप्रदायिक एकता के प्रचार का अभियोग लगाया गया है। तुम पर सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिकता के एकता के प्रचार और उससे होने वाले सर्वनाश का अभियोग लगाया गया है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? जी नहीं। देखो मुल्जिम, हालांकि तुमने देश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी उम्र पर तरस आता है। इसलिए अगर तुम अभी चाहो तो तप करने हिमालय चले जा सकते हो, तो हमें क्षमा कर सकते हैं। मेरा हिमालय तो यही। हाँ, अगर आप सब हिमालय चले तो मैं भी सेवा करने के लिए आपके पीछे पीछे चल सकता हूँ। मुल्जिम, तुमने अपने लिए कोई वकील रखा है क्या? जी नहीं। अरे जज साहब, इन्हें वकील की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही कई सालों से वकालत करते चले आ रहे हैं, और वो भी सच्ची वकालत। चलिए। योर ऑनर, हालांकि इस मुकदमे को देखने वालों की शिकायतों का इस मुकदमे से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इससे अदालत को जनता की प्रतिक्रिया जानने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मेरी अदालत से ये बेनती है कि बीच बीच में दर्शकों की आपत्तियों पर भी विचार करती चले और इसे मुकदमे की कार्रवाई का ही एक हिस्सा समझे। हाँ, ये भी ठीक है। आखिर अभियुक्त जननेता रहा है भाई। मुल्जिम, वैसे तो अदालत का अपना कायदा कानून होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने बचाव में सफाई और शिकायतों के जवाब दे सकते हो। जी धन्यवाद। मुल्जिम, क्या अदालत तुम्हारे लिए वकील सफाई का इंतजाम कर दे? शुद्ध हृदय को किसी वकील की जरूरत नहीं, क्योंकि झूठे अभियोग अपने खोखलेपन के कारण कभी सिद्ध नहीं होता। अपना अपना दृष्टिकोण है ये। खैर, पुराने वकील होने की हैसियत से अदालत तुम्हें अपनी पैरवी करने का भी हक देती, क्योंकि हम बाद में ये नहीं सुनना चाहते कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। थैंक यू मिलॉर्ड। मेंशन नॉट। मिलॉर्ड, इससे पहले भी समय समय पर लोग मुझ पर दोष लगाते रहे, लेकिन तब मैंने उनकी उपेक्षा करना ही उचित समझा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि झूठ का जवाब ना देना ही अच्छा है। लेकिन आज उन्हीं सिद्धांतों को मेरे विरुद्ध अभियोग माना गया है जो मेरे जीवन के आधार रहे। इसीलिए मैं इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। सरकारी वकील साहब के पास अभियोगों की पूरी सूची है? जी योर ऑनर। तो फिर मुकदमा शुरू कीजिए। चलिए। योर ऑनर, मैं मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए इतिहासकार महोदय को बुलाने की आज्ञा चाहूंगा। ये मेरे पहले और आखिरी गवाह होंगे। इजाजत है। इतिहासकार महोदय जी आगे आने की कृपा करेंगे? जी। योर ऑनर, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। आप इतिहासकार हैं? जी हाँ। आपके इतिहास प्रकाशित भी हो चुके हैं? जी हाँ। आपकी नई पुस्तक का नाम क्या है?
स्वतंत्रता का इतिहास। मैं ये सब प्रश्न इसलिए कर रहा हूं ताकि अदालत के सामने आपकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो पाए। जी जी, मैं समझता हूं। आप मुलजिम को जानते हैं? जी हाँ। कब से? जन्म से। किसके जन्म से? इसके या अपने? मेरा मतलब है इसके जन्म से। कैसे? योर ऑनर, इतिहासकार होने के नाते मैं इसकी हर गतिविधि का, मेरा मतलब है कि जन्म से लेकर के अब तक की हर गतिविधि का अध्ययन करता रहा हूं। ऐसा क्यों? कोई माने या ना माने, लेकिन आपका अभियुक्त पिछले 30-35 वर्षों से इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक प्रमुख व्यक्ति है। इसने समय समय पर जनता को जागृत किया है, राजनीतिक घटनाओं का रूप और मार्ग निर्धारित किया है। आज हमारा देश जिस भी स्थिति में है उसके यश अपयश का यही एक भागीदार है। हम मानते हैं। आप संक्षेप में इसके जीवन का परिचय दीजिए। जी, योर ऑनर, 1869 में इनका जन्म। देखिए, अदालत का ये ख्याल है कि मुलजिम के बचपन, जवानी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जैसे मुद्दों का इस मुकदमे के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए अभियुक्त के सार्वजनिक जीवन में आने से पहले का सारा विवरण छोड़ दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, समय नहीं है हमारे पास। संक्षेप में इसके सार्वजनिक जीवन का परिचय दीजिए। जी जी, योर ऑनर, 1893 में ये एक मुस्लिम कंपनी का काम स्वीकार करके दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां इन्होंने अपने देशवासियों के प्रति दिखाई जाने वाली उपेक्षा का अध्ययन किया। ये स्वयं भी कई बार उपेक्षित और अपमानित हुए, किंतु इन्होंने कभी भी बदले की भावना को पनपने नहीं दिया और अपने देशवासियों की समस्याओं में रुचि लेते रहे। और 13 साल बाद भारतीय प्रवास संबंधी कानून के विरोध में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया, और फिर तो ये सत्याग्रह के अपराध में कई बार गिरफ्तार भी हुए। योर ऑनर, इस बात से यहां कोई भी इनकार नहीं करेगा कि प्रथम महायुद्ध से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने देशवासियों के साहसी नेतृत्व के कारण इसका काफी नाम हुआ। अपने सादा जीवन, निस्वार्थ कार्य और त्याग के कारण इसने विदेश में अपने देश का सर ऊंचा किया। इसके जीवन का बस यही एक ऐसा अध्याय है जिस पर हम सभी को गर्व है। क्या ये? सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन जैसा कि मेरे काबिल दोस्त और सरकारी वकील ने मेरी मुवक्किल की शान में अभी अभी जो कसीदा पढ़ा है उसको सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मेरे दिल में उनके लिए दुगनी इज्जत हो गई। उन्होंने साबित किया कि वो किसी किस्म के पक्षपात से काम ना लेकर यदा कदा मेरे मुवक्किल के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। मैं मानता हूं कि एक वकील का, और वकील का ही क्यों, ये तो हर एक का आदर्श होना चाहिए। लेकिन क्या मैं अपने काबिल दोस्त से एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए। मान लीजिए कि ये अदालत यहां ना होकर दक्षिण अफ्रीका में होती तो? भाई, हम ये कैसे मान लें कि हमारे सर पर सींग उगे हुए हैं? हाँ, तो ये अदालत दक्षिण अफ्रीका में होती तो? और आप हमारे देसी भाई ना होकर वहां की गोरी सरकार के कोई कारिंदे होते तो भी आप अभियुक्त की इतनी ही तारीफ करते? नहीं ना? आखिर वकील सफाई इस असंगत प्रश्न से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा मुवक्किल हिंदू होने से पहले एक भारतीय और भारतीय होने से पहले ये एक मनुष्य सारी मानव जाति से प्रेम करता है और हर तरह के अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है। अदालत का ख्याल है कि आप बचाव पक्ष के वकील हैं। जी मिलॉर्ड। आपकी नियुक्ति कब हुई? अभी थोड़ी देर पहले। इतनी जल्दी मुकदमे की तैयारी कर ली? वो क्या है कि मैं और मेरा मुवक्किल जीवन भर साथ रहे हैं, इसलिए मैं इनके हर विचार से अवगत हूं। आपने ये मुकदमा स्वेच्छा से लिया है? जी। अदालत अभियुक्त से भी ये जानना चाहती है कि क्या वो अपने वकील की सफाई से सहमत है। अगर नहीं तो अदालत दूसरे वकील का इंतजाम कर सकती है। मैं अपने वकील से संतुष्ट हूं। अदालत अब ये सवाल नहीं उठाएगी। मैं अपने वकील से पूरी तरह से संतुष्ट।
सरकारी वकील साहब, गवाह का बयान जारी रखिए। जी योर ऑनर। हाँ, तो जब ये स्वदेश लौटा तो क्या हुआ? योर, ये उन दिनों राजनीतिक न होकर के एक समाज सुधारक ही थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके कामों को देख करके ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि इनके तत्व ज्ञान का अभिप्राय क्या है। क्यों? क्योंकि योर, इन्होंने अपने तमाम भाषण और लेख में उन क्रांतिकारियों को बुरा भला कहा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में लगे हुए थे। जरा बताइए ना, इन्होंने कहां कहां पर क्या कहा? योर, इन्होंने सबसे पहले उनको अराजक कहा। अराजक? योर ऑनर, आपने गौर किया? ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल विदेशी शासक क्रांतिकारियों के लिए किया करते थे। जी, और क्या कहा? योर, एक विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि देश में अराजक दल बनने का कारण उतावलेपन का नशा है। यदि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे साफ साफ कह दूं, भाइयों, आपकी अराजकता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। अदालत गवाह के बयान पर ध्यान दे। जी योर, उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या किसी की जान लेना कोई अच्छा काम है? ऐसी हत्या करने के परिणाम स्वरूप जो मृत्यु दंड मिलता है, क्या उसे किसी भी तरह से गौरवपूर्ण माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसे कदम उठाने की अनुमति नहीं देता। देवी और सज्जनों, सुना आपने? जिन देशभक्त क्रांतिकारियों के कारण विदेशी शासक और उनके पिट्ठुओं के पांव उखड़ गए, उन्हें अभियुक्त ने सामान्य हत्यारा कहा। जी, और क्या कहा? योर, उसी सभा में इन्होंने कहा कि बम फेंकने वाला गुप्त रूप से षड्यंत्र करता है और बाहर निकलने से डरता है और फिर पकड़े जाने के भय से अपने दिग्भ्रमित उत्साह का दंड भोगता है। दिग्भ्रमित उत्साह? अदालत अभियुक्त के शब्दों पर विचार करे। जी योर, इसके बाद इन्होंने आगे कहा कि ऐसा लोग कहते हैं कि हम अगर ऐसी कार्यवाहियां ना करें, अत्याचारी शासकों को बमों का निशाना ना बनाए तो सभा के आयोजकों ने इन्हें चुप हो जाने के लिए कहा और इनको अपना भाषण वहीं पर समाप्त कर देना पड़ा। योर ऑनर, ऐसी बातें सुनी भी कैसे जा सकती हैं? हमारे देशवासी जानते थे कि क्रांतिकारियों ने यह काम उस समय किया जब कोई इसका नाम लेवा ही नहीं था। जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा थे वो कोई ऐसे वैसे घरों के लोग नहीं थे योर ऑनर। वो पढ़े लिखे और ऊंचे समाज से संबंध रखते थे। वे चाहते तो पूरी जिंदगी ऐश्वर्य भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। वे सच्चे शहीद थे योर ऑनर। उनके रक्त से ही इस देश की स्वाधीनता का मंदिर ठहरा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं योर ऑनर। सारी जनता अपने क्रांतिकारियों के लिए कृतज्ञता से भर उठी जो स्वाधीनता के लिए कार्य कर रहे थे। इसलिए इन्होंने हिंसा की जितनी निंदा की वो उतनी ही सर्वप्रिय होती चली गई, यहां तक कि इन्हें खुद सन 1931 में राष्ट्रीय संगठन के मंच से उन क्रांतिकारियों की प्रशंसा करनी पड़ी। इतिहासकार होने के नाते आपका क्रांतिकारियों के बारे में अपना क्या मत है? इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल इनके प्रयत्नों से मिली है, वे अकृतज्ञ ही नहीं बल्कि इतिहास को झुटलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जरूर जरूर। एक मिनट। आप बता सकते हैं कि अभियुक्त ने अराजक शब्द किस अर्थ में इस्तेमाल किया? अराजक के ही अर्थ में। अराजक का अर्थ देशद्रोही होता है। जी हाँ। तो क्या इसी अर्थ में मेरे मुवक्किल ने अपने आप को अराजक नहीं कहा था? अभियुक्त ने अपने आप को भी अराजक कहा। जी मिलोड, लेकिन तोड़ फोड़ और मार काट करने वाले के रूप में नहीं। तो फिर मिलोड, उन दिनों मेरा मुवक्किल भी तो विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार कर रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार करने वाले हर व्यक्ति को अराजक माना। जी मिलोड। आगे बढ़िए। हाँ, तो अच्छा, अभी शुरू में आपने जिस सभा का हवाला दिया है, क्या उसी सभा में
मेरे मुवक्किल ने अराजकों के स्वदेश प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा। याद नहीं पड़ता है? कमाल है। अरे आप इतिहासकार हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपको ऐसे तथ्य भूलने नहीं चाहिए। जी साहब, अब याददाश्त थी तो ठहरी, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। जी हाँ जी। तो क्या उसी सभा में इसने ये नहीं कहा था कि मैं अराजकों के स्वदेश प्रेम का कायल हूं, कि मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूं जो हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि अराजकता के विचार हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हैं और इस देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या इसने समय समय पर यह नहीं कहा कि क्रांतिकारियों की वीरता मुझे प्रभावित करती है? हाँ, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि उनका उतावलापन गलत दिशा में है। कि उसने ये जरूर कहा कि क्रांतिकारी देशभक्त हैं। एक मिनट, ये अराजक शब्द की जगह क्रांतिकारी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरे मुवक्किल ने किया? जी अभियुक्त ने। पॉइंट टू बी नोटेड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अदालत को एतराज की कोई वजह नजर नहीं आती। गिरा जारी रखिए। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ, तो आगे चलो। ऑनर, इन्होंने आगे कहा कि उनका देश प्रेम अंधा है। उन्होंने गलत ढंग से अपने प्राणों की आहुति दी है और इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसने क्रांतिकारियों के त्याग और देश सेवा की प्रशंसा नहीं की? क्या इसने ये नहीं कहा कि कुछ क्रांतिकारियों में आत्म बलिदान और वीरता पराकाष्ठा पर थी? क्या इसने ये नहीं कहा कि ऐसे व्यक्तियों के से हम बहादुरी के साथ मरना सीख सकते हैं? क्या इसने ये नहीं कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी हमारा ध्येय है? हाँ, लेकिन दबाव में आकर इसके, जनता के और अपने कुछ अनुयायियों के। जो आदमी सत्य को परमेश्वर मानता, सत्य को लाखों लोगों के जीवन से बढ़कर मानता, लोगों की आलोचनाओं की परवाह किए बिना भीतर किया, सत्य की आवाज के अनुसार चलता, निहत्था इतने बड़े संग्राम से लोहा लेने की हिम्मत रखता हो, वो दूसरों के दबाव में आके झूठी प्रशंसा करे? हंसी आती है। चलिए हम मान लेते हैं कि अभियुक्त ने देश की आजादी के लिए फांसी को गले लगाने वालों की सचमुच में सराहना की होगी, लेकिन इससे पहले का वो विरोध मिथ्या तो नहीं हो जाता? इस संबंध में वकील सफाई के क्या विचार? मिलॉर्ड, मैं अदालत को बताता हूं कि मेरे मुवक्किल ने उनका विरोध क्यों किया। ये देश में से हिंसा और संदेह का वातावरण दूर करना चाहता है। इसका सिद्धांत था कि अगर स्वराज प्राप्त करना है तो हमें आपसी प्रेम और विश्वास के सहारे उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। शासक और शासित में प्रेम और विश्वास की कल्पना नहीं की जा सकती। क्रांतिकारियों की एक ही नीति थी और मैं समझता हूं कि वह दृष्टि से ठीक थी कि पराधीन राष्ट्र को विदेशी विजेता के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। युद्ध हथियारों से ही होते हैं। हाँ? तो क्या क्रांतिकारियों के पास विदेशी शासकों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार थे? नहीं थे, लेकिन वो उसे पाने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो रहे थे। हाँ, अब तुम खींच तान कर कुछ भी कह सकते हो। ऐसे में जो हथियार सबके पास था, जन्नत का हथियार, सिर्फ ना कहने का हथियार, क्या उसका प्रयोग ज्यादा उचित नहीं था? इसीलिए मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल अहिंसा के इस प्रयोग में सारे देशवासियों का सहयोग चाहता था, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की वीरता से भी बड़ी वीरता, अहिंसा की वीरता। किसी को कष्ट पहुंचाए या पहुंचाए जाने के विचार के बिना हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने की वीरता। तुम्हारा ख्याल है कि इससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता? हो जाता नहीं मेरे दोस्त, हुआ। मेरे मुवक्किल ने अपने व्यवहार से यही तो सिद्ध किया।
इसने अत्याचार का विरोध किया, अत्याचारी का नहीं। इसने मतभेद होने पर भी विदेशी शासकों से अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखा और यहां तक कहा कि स्वराज्य पाने के लिए विदेशी शासक को निकाल देने का लक्ष्य जरूरी नहीं है, वे भी अन्य अल्पसंख्यक जातियों की तरह इस देश में रह सकते हैं और इस देश के वासी बनकर देश सेवा में योग दे सकते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे किताबें मत देखने दो। ठीक है, तुमने कहा था, लेकिन उन किताबों में ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे नहीं था तो अब कहां से आ गया? इसने अपने आप ही सब कुछ कर लिया। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, हो सकता है शायद ये। अरे हो सकता है को छोड़ो, ये बताओ कि अब क्या करना है? तो अभी से परेशान हो गए। मुकदमे इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं, कुछ तो सालों चलते हैं। तो मैं क्या पूरी जिंदगी इससे यहाँ पर सवाल जवाब करता रहूंगा? नहीं बंधु नहीं, लेकिन अभी बहुत समय है। ठंडे दिमाग से मुकदमा लड़ो। मैं यूं ही तुम्हारी बातों में आ गया। योर ऑनर, विदेशी शासक शक्तिशाली थे, इसलिए उनसे इसने स्नेह किया, लेकिन जहां पर भी ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था, इसने अपने से मतभेद रखने वालों को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहा। सबूत? इतिहासकार महोदय, क्या आपको याद है कि अभियुक्त ने महान देशभक्त के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर क्या कहा था? जी हाँ, योर ऑनर। 31 जनवरी 1939 में जब वो दूसरी बार राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो अभियुक्त ने कहा कि उनकी जीत मेरी हार है। मुल्जिम, क्या तुमने उनकी विजय पर दुख प्रकट किया था? जी, मैंने अक्सर उनका विरोध किया है। मैंने उनको 2 बार अध्यक्ष बनने से भी रोका, लेकिन जब दूसरी बार भी वो विजयी हो गए तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि संगठन के प्रतिनिधि उन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते जिनका कि मैं कट्टर समर्थक हूं। और उन्हें देखिए योर ऑनर, उनका हृदय कितना विशाल था। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि इसे चुनाव के परिणाम को अपनी हार के रूप में नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इस व्यक्ति का विश्वास हासिल करना है। यदि वे देश के इस महान व्यक्ति का विश्वास हासिल नहीं कर सके तो औरों का विश्वास पा जाना उनके लिए दुखदायी होगा। लेकिन जहां मैंने अपनी उम्मीदवार की हार को अपनी हार समझा था, वहां मैं उनकी जीत से खुश भी था। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, उनसे मतभेद होने पर भी मैं इतना तो मानता ही था कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत से कष्ट और दुख उठाए। बल्कि मैं तो ये भी कहता था कि वे देशभक्तों से भी बड़े देशभक्त थे। तुम्हारे और उनके बीच किन किन बातों पर मतभेद थे? मैं उनके घोषणा पत्र में दिए गए तथ्यों से सहमत नहीं था। ये तथ्य क्या थे? उनका विदेशी सरकार को अल्टीमेटम देने का इरादा था, जबकि मेरा ये कहना था कि इस प्रकार की अंतिम चेतावनी देने का अभी समय नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन दिनों हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर हमारा कोई अंकुश नहीं, इसलिए देश में अहिंसा का आंदोलन चलाना असंभव है, पर वे ये नहीं मानते, इसीलिए मैं उनके कार्यक्रम से सहमत नहीं। लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी तो तुम्हारे इसी तरह के मतभेद थे। हाँ, बहुत से लोग अल्टीमेटम देने के पक्ष में। तो फिर तुमने बहुमत का आदर क्यों नहीं किया? बहुमत व्यक्ति के विचार का दमन नहीं करता, बल्कि कभी कभी तो व्यक्ति का विचार बहुमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और किन किन बातों पर मतभेद थे? देखिए, मैं हृदय परिवर्तन में विश्वास करता हूं, पर वे नहीं करते। अब ऐसे में 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उनके विचारों से सहमत हो जाऊं या वो मेरे विचारों पर चल ले। अब इन दोनों में से कोई बात नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने उन्हें सहयोग नहीं दिया और साथ ही कहा कि अच्छा हो अगर वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दे। ये तुम्हारी ज्यादती नहीं थी? जी नहीं, क्योंकि अपने विचार में उनका कार्यक्रम बहुत आधुनिक था। वे पूरी ईमानदारी से मानते थे कि राष्ट्रीय संगठन की टाल मटोल वाली नीति से कुछ नहीं होने वाला।
इसीलिए उन्होंने खुद कर दिखाने का फैसला किया। मैंने उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि अगर इस बीच मेरे विचार उन जैसे हो गए तो मैं उनका नेतृत्व स्वीकार कर लूंगा। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा कि वे गलत रास्ते पर हैं। ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया तुमने कि वो गलत रास्ते पर है? वे आगे बढ़ने की अधीरता में ये भूल जाते कि मुझ जैसे सुधारवादी और नरम वृत्ति के लोग भी उनके साथ देशभक्ति में होड़ लगा सकते। उनमें जो गुण थे मैं अनुभवी होने से ज्यादा जानता। हाँ, वे ही जवानी के जोश में नहीं देख सकते। खैर, अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी मैंने उन्हें खुला निमंत्रण दिया कि अगर वो शांत युद्ध में अपना जौहर दिखाना चाहे तो मैं उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो इसी आशा पर जीना था कि हम बिना मार काट के ही अपना समान ध्येय प्राप्त कर लें। योर ऑनर, वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश की जनता के हृदय में देशभक्ति की सच्ची ज्वाला भर दी थी और जहां पर भी हिंसा की आवश्यकता समझी उसका निसंकोच प्रयोग किया। जी हाँ योर ऑनर, इस देश के द्वार पर जब उनकी फौज गरज रही थी तो जनता अपने प्रिय नेता के लिए कृतज्ञता से भर उठी और ये देख करके इनको भी उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत मुल्जिम से फिर सवाल करना चाहती है कि उनसे असहमत होने पर भी तुमने उनकी प्रशंसा क्यों की? आखिर वे देश के शत्रु नहीं थे। मुझे उनके अनुयायी से मालूम चला कि उन पर उनका प्रभाव जादू सा काम कर। फिर उनके दिलों में सांप्रदायिक भाव भी अंकुरित नहीं। इसीलिए मैं उनके गुणों की प्रशंसा करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हिंसा के पुजारी हैं और मैं अहिंसा का। अहिंसा, 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 इस सिद्धांत की अति के कारण इस देश का पतन हो गया है। देखिए, आपके इस विश्वास का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि हमारे पूर्व पोषित गुण अहिंसा की अति के कारण ही नष्ट हुए। पिछले 1500 वर्षों में हमने शारीरिक पीड़ितता के अनेक प्रमाण देखे। दरअसल भीतरी मतभेदों ने हमें एक दूसरे से दूर रखा और देश सेवा की जगह स्वार्थ ही ज्यादा प्रबल रहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी कमजोरी का कारण हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं, हमारा निजी स्वार्थ था। जी हाँ, क्योंकि अहिंसा का युद्ध तो तलवार की धार के समान ही बहना, हृदय के स्थान पर इसकी धार तेज की जाती है। मतलब आमने सामने की लड़ाई में कोई वीरता नहीं होती? जरूर होती, इसीलिए हम वीरों की पूजा करते हैं। लेकिन अहिंसा का सैनिक उससे भी बड़ा वीर होता है, क्योंकि वो स्वेच्छा से शुद्ध बलिदान करता है। सिद्धांतों की सार्थकता उन्हें व्यवहार में लाकर ही जानी जा सकती है। तुम तो खुद कई बार अपने आदर्शों को तोड़ने के अपराधी रहे हो, है ना? जी हाँ योर ऑनर, प्रथम महायुद्ध के समय जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने अपनी और अपने साथियों की सभी सेवाएं अधिकारियों को सौंप दी थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये मेरे जीवन का कोई कलंक। इससे पहले भी मैंने बोर युद्ध और जुलूम विद्रोह में आहत सेवादल बनाया। अभियुक्त, अदालत तुम्हें चेतावनी देती है कि तुम खुद अपना पक्ष कमजोर कर रहे हो। मिलॉर्ड, मैं एक सत्याग्रही और सत्याग्रही होने के नाते मेरी कोशिश है कि मैं हमेशा सच बोलूं और सच के सिवा कुछ न। तो फिर सच सच बोलो। क्या युद्ध में काम करने के लिए तुम्हारा नाम देना तुम्हारी अहिंसा के विरुद्ध नहीं था? बेशक, लेकिन तब तक मैं ऐसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं। जब तुम ऐसे शुद्ध सत्याग्रही नहीं थे तो तुमने दूसरे महायुद्ध के अवसर पर अपने इसी सिद्धांत के कारण इस देश की आजादी को 7-8 वर्ष आगे क्यों धकेल दिया? अदालत को 1939 और 40 की घटना के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल योर ऑनर, काफी दिन पहले की बात, एक विदेशी पत्रकार ने इनसे कहा कि नहीं, अदालत सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेगी। योर ऑनर, अभियुक्त इसकी पुष्टि कर सकता है। ठीक है फिर। जी योर ऑनर, एक विदेशी पत्रकार ने इनसे कहा कि जब सन 1940 में विदेशी सत्ताधारियों के हाथ पांव फूले हुए थे तो उस समय आपने अपना आंदोलन क्यों रोका और इस तरह से अपने देश की आजादी का एक सुनहरा मौका आपने क्यों खो दिया? इस पर इसने क्या कहा? इस पर इन्होंने हंसकर कहा
कि इस तरह के सुनहरे मौके खोने की शक्ति अभी मुझ में बहुत है। यदि हिंसा और पाप द्वारा आज ही स्वराज मिल रहा हो और अहिंसा और सत्य द्वारा स्वराज पाने में मुझे 100 वर्ष ठहरना पड़े तो मैं 100 वर्ष ठहरना पसंद करूंगा और इस बात के लिए अपने देशवासियों को भी इसकी प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगा। अभियुक्त, क्या तुम इस कसम की पुष्टि करते हो? जी मुलजिम, तुम अपने देश की 100 साल लंबी गुलामी और खींचने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, सिर्फ इसलिए कि आजादी पाने का जरिया क्या? जी हाँ, देखिए मेरे लिए इस बात का महत्व तो है कि जो हम चाहें वो पवित्र हो, सत्य, पर इससे भी ज्यादा इस बात का महत्व है कि वो हमें पवित्र साधनों से ही मिले। मेरे लिए लक्ष्य के साथ साधनों की पवित्र होना अनिवार्य है। जो चीज हमें असत्य द्वारा प्राप्त हो वो दूसरों के लिए कितना भी बड़ा सत्य क्यों ना हो, मेरे लिए तो निरा असत्य ही है। इसका ये कारण नहीं था योर ऑनर। इसने जब अपने देश के मजदूरों को विदेशी शासक के बंधनों के साथ साथ अपने देश के पूंजीपतियों के बंधन तोड़ते हुए देखा तो उसने फौरन उस आंदोलन को हिंसात्मक बताकर स्थगित कर दिया। अहिंसा मेरे लिए केवल एक सिद्धांत ही नहीं, ये अनुभव पर आधारित एक तथ्य है और यही तथ्य मेरे लिए अंतिम सत्य। अभियुक्त, तुम्हारे राजनीतिक नेतृत्व की सबसे बड़ी असफलता ये रही है कि तुम काम के लिए उपयोगी परिस्थितियां कभी पैदा कर ही नहीं पाए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि झूठ की नींव पर मैं सत्य का महल खड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपनी असफलता को सफलता से ज्यादा अनमोल माना। योर ऑनर, ये हठधर्मी है, इसकी नीति में स्थिरता नाम को भी नहीं है। सन 42 में इसी के कहने पर लोगों ने हिंसात्मक कार्रवाइयां की थी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सन 42 में मेरे या राष्ट्रीय संगठन के नाम पर तोड़-फोड़ और हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूं कि जनता की शक्ति में हिंसा थी। जनता हिंसा की भाषा में नहीं सोचती, उसके अंदर तो जो भी शक्ति है वो अहिंसा के कारण है। फिर उस अहिंसा का पालन कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना। तो तुम मानते हो कि तुम्हारी अहिंसा निर्दोष नहीं थी? जी हाँ, हमारी अहिंसा निर्दोष नहीं, क्योंकि हम निर्दोष नहीं और ये मुझ जैसे सदोष व्यक्ति ने आपके सामने प्रस्तुत की। अगर निहत्थे हाथों में ना रहकर ये ऐसा प्रभाव पैदा कर सकती है तो जरा सोचिए, निर्दोष सत्याग्रही के हाथों में पड़कर ये क्या नहीं कर सकती। अगर अदालत इजाजत दे तो मैं मुलजिम से अकेले में बात करना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, सरकारी वकील का मुलजिम से अकेले में बात करना नियम विरुद्ध है भाई। योर ऑनर, ये पूरा मुकदमा नियम विरुद्ध है। इस प्रभु सत्ता संपन्न अदालत में सब कुछ तो विपरीत है, इसके कानून की भाषा अलग है, इसलिए एक और नियम टूट जाने से कोई हर्ज नहीं होने वाला। अच्छा, अरे इधर आओ यार। क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? ये तो एक खेल था और खत्म होने तक मजाक। हाँ हाँ, खेल मजाक। और नहीं तो क्या। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले लिया। क्या तुम सच में अपने आप को वही समझने लगे हो वो जिसकी तुम प्रतिनिधि बने हुए हो? नहीं तो फिर तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो भाई? कि हम विरोधी भूमिका निभा रहे हैं। देखो, मैं इस नाटक से बिल्कुल उठ चुका। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूँ। तो तुम अपना तर्क छोड़ रहे हो? अच्छा, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारा ख्याल है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? अब ये तो मुकदमे के फैसले पर निर्भर करता है। तुम मुझ पर तर्क से विजय पाना चाहते हो? कोई तर्क अंतिम नहीं है। नहीं तो फिर फैसला कैसे होगा? फैसला करने वाला फैसला और करेगा। अगर फैसला ना हो तो मैं पूरी शक्ति से तुम्हारा विरोध करूं।
तुम नन्ही सी जान हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उसकी तरह ना तो कह सकता। घंटी तो सच में अपने आप को वही समझने लगा है। नहीं तो सच बताऊं, अरे अब तो तुम्हें सच के सिवा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं वो नहीं हूं। खैर सच बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जब तुमने मुझे उसका प्रतिनिधि बनाया था तो मैं क्या था? कुछ भी नहीं। मैं परछाई मात्र था, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। फिर सहसा एक आत्मा के सम्मान की रक्षा का बोझ मुझ पर डाल दिया। आत्मा नहीं, व्यक्ति का। हाँ हाँ, आत्मा युक्त व्यक्ति। फिर सहसा उसका सम्मान मेरा अपना सम्मान। देखो, मैं इतनी गूढ़ भाषा नहीं समझता। तुम सीधे सीधे बताओ, उसे जल्दी से दोषी सिद्ध होने दोगे या नहीं? मैं भरसक सत्य की रक्षा करूंगा। ठीक है, शौक से सत्य की रक्षा करो। धन्यवाद। तुमने कभी मुझे अपना नहीं समझा। तुम हमेशा दूसरों को अपना समझते रहे हो। राज वो तुम्हारा अपना हो गया है। उसका सम्मान मेरा अपना हो गया है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाथ मत लगाओ, तरस मत खाओ मुझ पर। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। तो तुम्हें उसके सम्मान की रक्षा करनी है ना? ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे सहारे के बिना ही जीना सीखूंगा। अदालत अपनी कार्रवाई फिर से शुरू करती है। योर ऑनर, अभियुक्त ने अपने सिद्धांतों पर ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिनका बड़ा भयंकर परिणाम निकला। ऐसा ही एक नारा था, सांप्रदायिक एकता। इस नारे से होने वाले सर्वनाश का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में मेरा गवाह बताएगा। संक्षेप में। आप निश्चिंत रहिए। ऑनर, 1915 में जब ये स्वदेश लौटे तो इन्होंने देखा कि विदेशी सत्ताधारी देशवासियों में फूट डाल रहे हैं और मुसलमानों में एक अजीब तरह की इस्लाम परस्ती की भावना भर रहे हैं। तो इनको लगा कि इन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, जब तक सब लोग देश को अपना देश नहीं समझने लगेंगे, तब तक विदेशी सत्ताधारियों से लड़ना बहुत कठिन होगा। ये तो गलत नहीं था। योर ऑनर, एकता की बात तब तक तो ठीक थी जब तक लक्ष्य इस देश की स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन बाद में इसने मुसलमानों को खुश करना ही अपना ध्येय बना लिया था। आत्मसम्मान खोकर या झूठी खुशामद से किसी को भी प्रसन्न करना मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या तुमने उनसे ऐसे वायदे नहीं किए जिनसे हिंदुओं को नुकसान होता था? नहीं। क्या तुमने हिंदुओं को उनके निजी आंदोलन में साथ देने के लिए नहीं कहा था? हाँ, कहा। तो क्या वो आंदोलन राष्ट्रीय था? वो राष्ट्र के कुछ निवासी तो आंदोलन। उसका संबंध इस देश से था या नहीं? जवाब दो। उसका संबंध कुछ समय बाद इस देश से हो गया। जलियांवाला बाग कांड की वजह से पूरे राष्ट्र में असंतोष व्याप्त था। इसने मुसलमानों के आंदोलन के लिए उसे अच्छा मौका देकर असहयोग और सविनय अवज्ञा आदि आंदोलन शुरू कर दिए। उसे जबरदस्ती राष्ट्रीयता का रूप दे दिया। मैं हृदय से मानता आया हूं कि मुसलमान हमारे भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है। इसलिए यदि उसे किसी बात से कोई दुख होता है तो मुझे भी होगा। इसीलिए एक दूसरे के सुख दुख में
हिस्सा बटाना हमारा कर्तव्य है। ये तो इतिहास से स्पष्ट हो ही जाएगा कि उन्होंने हमारे सुख दुख में कितना हिस्सा बटाया है। जी हाँ योर ऑनर, पहले महायुद्ध के समय ब्रिटेन ने इस देश के मुसलमानों को वचन दिया कि टर्की का अंग भंग नहीं किया जाएगा और वहां के खलीफा की रक्षा की जाएगी। इसी आश्वासन पर यहाँ के मुसलमानों ने बाहर जाकर मित्र राष्ट्रों के शत्रुओं से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने के बाद ब्रिटेन ने अपना वचन नहीं निभाया। और ये देखकर मुसलमानों में क्रोध की लहर दौड़ गई और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में से किस उद्देश्य की पूर्ति का अवसर दिखाई दे रहा था? इन्हें लगा कि सांप्रदायिक एकता के लिए इससे अच्छा अवसर 100 वर्षों में भी हाथ नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने सन 1919 के अंत तक इस दिशा में अभूतपूर्व कदम बढ़ाया और अपने आप को उस आंदोलन का नेता बना लिया। और मार्च 1920 में उसी आंदोलन के पक्ष में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया योर ऑनर, जिसमें सब लोगों ने उपवास किया और आम हड़ताल रही। क्या अन्य हिंदू नेताओं ने इसका उस आंदोलन में सहयोग दिया? नहीं। तो फिर से हिंदुओं का सहयोग कैसे मिल गया? क्योंकि सन 1920 के अंत तक राष्ट्र के सबसे बड़े संगठित दल पर इनका अधिकार हो गया था। तो क्या वो आंदोलन सफल रहा? कुछ दिनों के लिए सफल होता दिखाई दिया, क्योंकि मुसलमानों के नेता भी इसके अनुयायी हो गए थे। तो क्या वो आंदोलन राष्ट्रीय बन गया था? बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता था, लेकिन योर ऑनर भीतर से ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुसलमानों ने इसकी बात जरूर मानी, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग ही समझा। परिणाम ये हुआ कि जब वो आंदोलन असफल हो गया तो मुसलमानों ने अपना सारा गुस्सा हिंदुओं पर उतारा। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। सबसे भयंकर उपद्रव अगस्त 1921 में मालाबार में हुआ, जहां हिंदुओं के धर्म, उनके जीवन, उनकी संपत्ति पर आक्रमण हुआ। क्यों न? यहां तक कि उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती अपने धर्म में दीक्षित किया, स्त्रियों की इज्जत लूटी और घरों में आग लगा दी उन्होंने। और ये सब इसी की नीति के कारण हुआ। बिल्कुल। और इसने उस अत्याचार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं। इसने उनकी झूठी बुराई भी नहीं की, और इसके विपरीत इसने उनके लिए रक्षा को शुरू कर दिया। तो जिस सांप्रदायिक एकता पर ये तख्तकी लगाए बैठा था, उनका उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया। बिल्कुल नहीं। इस दुखांत घटना ने इसके सांप्रदायिक एकता के महल को मिट्टी में मिला दिया। योर ऑनर, इसने जानबूझकर राजनीतिक आंदोलन में धार्मिक आंदोलन को मिलाया, जो कि बाद में इस देश के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योर ऑनर। इन्होंने हमसे कहा कि खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दो। उसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में जागृति आ गई, और जब खिलाफत का मसला खत्म हो गया तो मुसलमानों ने हमारे खिलाफ ही जिहाद छेड़ दिया। और इसी कारण हमारे भोले भाले लोग खामखा मारे गए। इसके बहकावे में हमारे लीडरान भी आ गए, और इसके काउंसिल बाइकआउट करने के कारण हमारे फिरके के काबिल लोग काउंसिलों में नहीं जा पाए। अगर आपको गवाह से कुछ पूछना है पूछ लीजिए। जी नहीं, मुझे इन इतिहासकार गवाह से कुछ नहीं। क्या तुम गवाह से जिरह करना नहीं चाहते? जी नहीं। अदालत मुलजिम से सवाल करना चाहती है। तो मुलजिम अभी अभी गवाह ने जो कुछ कहा, क्या तुम उससे सहमत हो? तथ्य सही है, व्याख्या अदालत को अपनी व्याख्या दो। मिलॉर्ड, ये तो मैं दक्षिण अफ्रीका में ही समझ गया था कि हिंदू मुसलमानों में सच्ची मित्रता नहीं, इसीलिए इनका मन मुटाव दूर करने का मैं एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। मुझे पता था मेरी अहिंसा की परख और इसका विशाल प्रयोग इसी एकता के सिलसिले में होने वाला है। बल्कि मेरी तो अभी भी यही राय है
ईश्वर हर घड़ी मेरी परीक्षा ले रहा है और मेरा प्रयोग भी। मतलब की बात कराओ मुल्जिम। मिलॉर्ड, जब विदेशी सरकार ने मुस्लिम नेता बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया तो मैंने इनके आंदोलन की प्रवृत्ति का अध्ययन किया। मैंने सोचा अगर मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहूं तो मुझे इनके आंदोलन में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का प्रश्न मेरे लिए आसान था क्योंकि उसमें मुझे स्वतंत्र रूप से गुण दोष नहीं देखे। क्यों? धर्म के प्रश्न में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। सबकी श्रद्धा एक ही में एक जैसी होती तो दुनिया में एक ही धर्म होता। मुझे मुसलमानों की मांग नीति विरुद्ध नहीं है, इसीलिए मैंने इनका साथ दिया। हाँ, इसके लिए मेरे आलोचकों ने, मित्रों ने मुझे खरी खोटी सुनाई, लेकिन इन सब बातों पर सोचते हुए जो राय मैंने कायम की और जो मदद दी दिलाई उसका मुझे आज भी पछतावा नहीं। क्या तुम्हें दंगों पर भी कोई पछतावा नहीं? दंगों पर मुझे दुख हुआ, लेकिन मोपला विद्रोह का कारण आंदोलन की असफलता नहीं था। तो मिलॉर्ड, मालाबार में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि मोगलों को यह भ्रम हो गया कि विदेशी राज समाप्त हो गया है और अब वे आजाद हैं। उन्होंने एक आदमी को गद्दी पर बिठाकर खिलाफत राज भी स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने साहूकारों और महाजनों को लूटा जो निस्संदेह हिंदू थे। हिंदू मुसलमानों पर संदेह करते, उनका ख्याल था कि स्वराज्य का मतलब मुस्लिम राज है। उनका मानना था कि विदेशी शासकों की अनुपस्थिति में इस देश के मुसलमान शक्तियों को देश में साम्राज्य बनाने में मदद है। और उधर मुसलमान इस बात से डरते थे कि हिंदू उन पर छा जाए। तो फिर तुम एकता के लिए इतने अधीर क्यों थे? क्योंकि मैं स्वराज्य के लिए अधीर। लेकिन स्वराज्य तो सांप्रदायिकता के बावजूद मिला। जी, खंडित स्वराज्य। अदालत अब तक के मुकदमे पर सोच विचार करने के लिए उठती है। अरे इधर आओ, बिल्कुल आओ यार। क्या हो? अब मैं इसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। अरे इससे कहो, मैं तो अच्छा भला जा रहा था, ये सब आग इसकी लगाई हुई है। कुछ मुकदमों में थोड़ी देर के लिए प्रतिवादी की जीत होती हुई दिखाई पड़ती है। मेरा भरोसा इस मुकदमे से बिल्कुल उठ गया। जल्दी से कुछ और सोचो। तो मेरा तो दिमाग जवाब दे गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसको जल्दी से मतलब कुछ दे दिला जाए, मतलब पैसा रुपया। क्या क्या दे दिया जाए? जमीन जायदाद, रुपया पैसा। अरे नौजवान लड़कियां, ये मत भूलो कि तुम्हारा साथी अभी तक रसे है। तुम्हारी अकल घास चलने की है। तो डराए हम क्या जाए उसको? किस बात पर? इस बात पर कि अगर उसने सीधे सीधे हार नहीं मानी तो हम उसका नाम लगा देंगे। अरे क्या नाम लगा देंगे? कुछ भी। हम कहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वो सब उसी के उकसावे पर कर रहे थे, बस। तुम्हें लगता है मैं इस बात से डर जाऊंगा? अगर मैं कायर होता तो तुम्हें जाने से ही क्यों रोकता? और अगर इस पर भी इसने हार नहीं मानी ना तो इसे अपनी छोटी सी भूमिका उत्साह से निभाने की सजा अपना लहू देकर चुकानी होगी। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना इसका गला घोट दें? नहीं, मेरा ख्याल है अभी मरने मारने का जोखिम उठाना ठीक नहीं है। अरे समझा बुझा लो यार। किन शर्तों पर? कुछ आग्रह तुम छोड़ो, कुछ और छोड़ो। क्यों आग्रह छोड़ूं? क्या मैं ये मान जाऊं कि जो मैं करने जा रहा हूं या जो मैं करना चाहता हूं वो गलत है? तुम बताओ, वो गलत है? नहीं, मेरा ऐसे में एक ही रास्ता है। अगर तुम सब ये तमाशा बंद करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है कि तुमने मान लिया क्या? ये कि तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे मुकदमे में कोई दम नहीं है? हम किस तिलिस्म में फंस गए हैं? हाँ दोस्त, अनजाने में हम एक तिलिस्म में ही फंस गए। इस तिलिस्म को तुम्ही ने बांधा है, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। मैं बहुत देर से इसी कोशिश में हूँ। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कमजोर जगह मिले, लेकिन वो जगह मिलेगी कब?
मुझे आशा है समय रहते वो जरूर मिल जाएगी। ये लो, तब तक इससे काम चलाओ। घबराओ मत बंधु, तुम्हारे अभियोगों की सूची अभी खत्म नहीं हुई है। जरा अच्छे से जाओ। योर ऑनर, अगर इसे अखंड स्वराज्य का इतना ही ख्याल होता तो ये अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं चलाता। कैसे? जो जो अपने सांप्रदायिक एकता के प्रयत्न में असफल होता जा रहा था, ये मुसलमानों के लिए और त्याग करता चला जा रहा था। एक हारे हुए जुआरी की तरह ये दांव पर दांव लगाता चला गया और अपने देश और धर्म भाइयों के हितों को नुकसान पहुंचाकर मुस्लिम नेताओं की अनुचित मांगों को मानता चला गया। मुल्जिम, क्या ये सच है? जी हाँ। जब तक छोटे संप्रदायों के मन में बड़े संप्रदायों के लिए शंका है, तब तक बड़े संप्रदायों को चाहिए कि छोटे संप्रदायों की जमानत दे। उन्हें वश में करने का यही सबसे अच्छा उपाय है। जमानत देने के माने? जिन शर्तों को मान लेने से उनका भय कम होता हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शर्तें स्वीकार कर लेने के बावजूद वो तुमसे दूर हटते गए। यहाँ तक कि सन 28 के बाद उन्होंने तुमसे सरोकार रखने से ही मना कर दिया। और जब सन 29 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ, तब भी वे राष्ट्रीय संगठन से अलग रहे। इसका कारण केवल इतना था कि वे सभी अवज्ञा आंदोलन में सहयोग नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि तुमने उनके हुक्मरानों से तो जानू होकर भीख नहीं मांगी थी। अगर भीख नहीं मांगनी थी तो सौदा कर लिया होता, वैसा ही सौदा जैसा तुमने बाद में लॉर्ड इरविन के साथ कर लिया था। मैंने अपने मुसलमान मित्रों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन व्यक्ति की भी एक क्षमता सीमा होती है। जब मनुष्य अहंकार कर लेता है कि वो सारा बोझ खुद उठा लेगा, उसी समय ईश्वर, उसका अभिमान मिट्टी में मिला। लेकिन मुस्लिम नेता की नीति स्पष्ट थी। योर ऑनर, सन 1942 में विदेशी सत्ताधारियों के विरुद्ध उसने भारत छोड़ो का नारा कुछ इस तरह से लगाया, भारत का बंटवारा करो और जाओ। इस पर भी आपके अभियुक्त ने कड़ा रुख नहीं अपनाया, उल्टे एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें बंटवारे के स्पष्ट संकेत थे। इस प्रस्ताव के पास होने से पहले तो तुम बड़ा कहा करते थे, बंटवारे का मतलब है असत्य। तुम इस विचार को अपनी आत्मा के प्रति विद्रोह मानते थे। बोलो, क्या तुमने इसे अनुचित नहीं समझा था? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि बंटवारे के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता? क्या तुमने देश के बंटवारे को पाप नहीं माना था? हाँ। तो फिर तुमने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों कर लिया और तुम इस प्रस्ताव को लेकर उस मुस्लिम नेता के पास क्यों चले गए? योर ऑनर, मेरा गवाह बताएगा कि इसके उस प्रस्ताव को किसी ने भी, यहाँ तक कि इसके अपने कुछ अनुयायियों ने भी पसंद नहीं किया था। जी हाँ योर ऑनर, उनकी खास शिकायत ये थी कि विभाजन का ये प्रस्ताव इस संकट काल में मुस्लिम नेता के लिए वरदान स्वरूप है। कैसे? योर ऑनर, आलोचकों का कहना था कि इस प्रस्ताव ने मुस्लिम नेता की स्थिति को और भी मजबूत बना डाला है। और इसके बावजूद ये उसके गले में बाहें डालकर 3 सप्ताह तक बातें करता रहा। क्या उसने ये प्रस्ताव स्वीकार किया? नहीं योर ऑनर, उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि पहले बंटवारे की बात को मान जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। मुल्जिम, अदालत को बताओ, मुस्लिम नेता और तुम्हारे बीच क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत में उन्होंने हर बार यही कहा कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम। इस पर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, इतिहास में ऐसा और कोई उदाहरण नहीं है जहां एक धर्म परिवर्तित समुदाय के वंशजों ने अपने पुरखों से अलग राष्ट्र माना।
मैंने कहा अगर इस्लाम के आने से पहले ये राष्ट्र एक था तो इसे अभी अखंड रहना चाहिए। भले ही इस धरती माँ के बहुत से बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, मैंने ये भी कहा कि अगर ये सारा देश इस्लाम कबूल कर ले तो क्या दोनों राष्ट्र एक हो जाएंगे? मैंने कहा अगर आज मैं तुम्हारे बंटवारे की मांग मान लेता हूं तो कल मुझे तुम्हारे और बहुत से दावे मानने हों और इस तरह हल ना होने वाली समस्याओं का एक सिलसिला शुरू हो जाए। तो वार्ता असफल रही। जी, लेकिन जब तुम्हें पहले ही दिन उनके विचार मालूम हो गए थे तो बातचीत इतनी लंबी चलाने की क्या जरूरत थी? उसमें बहुत धैर्य है। मुझे आशा थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। ऐसे मामलों में जल्दबाजी बहुत खतरनाक होती है। अरे तुम्हारा तो धीरज इस देश के लिए खतरनाक साबित होता है ना? जी हाँ योर ऑनर, आपके अभियुक्त के आशीर्वाद से ही सन 1946 में एक और प्रस्ताव सामने आया। प्रस्तुत करता था कैबिनेट मिशन। मिशन का काम था सभी दलों में समझौता कराना, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमारे लिए बहुत हानिकारक था। इसलिए असफल होने पर मिशन का गतिरोध दूर करने के लिए उनको कोई ना कोई तो उपाय खोजना ही था। तो उन्होंने हमारे सामने अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव रखा। राष्ट्रीय संगठन ने अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव मान लिया। हालांकि मिशन के दस्तावेज के सभी सुझावों को नहीं माना गया, फिर भी योजना को लगभग स्वीकार ही कर लिया गया। इस पर मुस्लिम नेता ने अंग्रेजों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया गया योर ऑनर, जिसमें कलकत्ता में 90 लोग मारे गए और 1000 लोग घायल हुए। योर ऑनर, जब अभियुक्त स्त्रियों के आंसू पहुंचने बंगाल गया तो उसने अपने ही धर्म भाइयों की वहां निंदा की जो वक्त की चुनौती का सामना वक्त के हथियार से कर रहे थे। देखिए, हिंसा में विश्वास रखने वालों की भी आचार संहिता होती है। लीजिए। तो क्या मिलोन, अगर आप थप्पड़ मारने वाले को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो बदले में आप उसे एक थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन थप्पड़ ना मार पाने का बदला किसी और से कैसे लिया जा सकता? तो तुमने ये बात हलवाइयों से क्यों नहीं कही? मैंने हिंदू मुसलमान दोनों से बात की, लेकिन आज कुछ मुसलमान मुझे शंका की दृष्टि से देखते हैं। क्यों ना देखे, आप भी तो एक हिंदू ही हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैं एक मुसलमान नहीं, लेकिन ये बात मैं दावे से कहता हूं कि इस्लाम किसी इंसान से दुश्मनी करना नहीं सिखाता है। अगर मैं सच्चा हिंदू हूं, जैसा कि मैं हूं, तो उतना ही सच्चा मैं मुसलमान, सिख और ईसाई भी। जब तक कोई अपना दुश्मन आप नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरों को दुश्मन नहीं समझता। लेकिन मुल्जिम, जब मुसलमान तुम्हें अपना नहीं समझते तो क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? 17 वर्ष की आयु में मैंने सीखा कि ये सारी मानव जाति, चाहे वो किसी भी राष्ट्र, देश या रंग की हो, वो एक है। वे सभी मेरे बंधु बांधव। अगर मैं किसी मुसलमान या हिंदू को अपना सगा भाई मानता हूं तो इसलिए नहीं कि मैं उसे खुश करना चाहता, बल्कि इसलिए कि वो भी इसी धरती मां की संतान है। अगर किसी कारण से मेरा कोई भाई मुझसे घृणा करने लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा भाई ही ना रहे। वो तो कुछ भी करे कहे, मुझे तो उसका प्रेम जीतने की कोशिश ही करनी चाहिए। ये तो तुम अपने उन भाइयों का प्रेम जीतते रहते। तुमने दंगे फसाद रोकने के लिए फौज को हस्तक्षेप करने क्यों नहीं दिया? फौज एकता स्थापित नहीं कर सकती। फिर से वही एकता का रोना। मार काट बंद हो जाती तो ये एकता होती रहती। इसका मतलब ये होता कि सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए हमें हमेशा विदेशी फौजों और बंदूकों की जरूरत रहेगी।
इसका मतलब ये भी होता कि विदेशी फौज का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक दोनों जातियों को होश ना आ जाए। ठीक है, फिर तुमने फौज की अनुपस्थिति में क्या उपाय सोचा है? देखिए, जब मैं वकील था तो दोनों पक्षों में समझौता कराने की सोचता। जब दो पक्षों में समझौता हो सकता है तो दो जातियों में क्यों नहीं? और अगर समझौता ना हो तो दो ही रास्ते, या तो वो आपस में अच्छी तरह से लड़ भिड़ लें, और या फिर एक पक्ष हर स्थिति में शांत बना रहे। देखिए, जरूरत इस बात की है कि बदला लेने की भावना से किसी को ना मारा जाए, और बदले की भावना के बिना मृत्यु का सामना किया जाए। फिर से वही अहिंसा का उपदेश। देखिए, अगर आपका इसमें विश्वास है तो किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं। अब मान लीजिए कि इस नियम का पालन करते हुए मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा मरना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता। दंगे फसाद की हालत में तुम्हारी इस हिंसा से सुरक्षा की और आत्मविश्वास की भावना को नहीं पाया जा सकता। खून के प्यासों को कैसे समझाओगे तुम? उनके गुस्से की आग को ठंडा तो किया ही जा सकता है। देखिए, इस बात को तो आप लोग भी मानेंगे कि हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों को मार देना कोई वीरता नहीं, ये तो कायरता से भी गया बीता काम। ये राष्ट्रीयता और धर्म के अनुकूल नहीं है। इससे देश का सर नीचा होता है। बुराई का बदला भलाई से लेना ही कला है। बुराई का बदला भलाई से देने के लिए तुम नौखली गए थे? मेरा ध्येय सारी दुनिया से मैं विश्व बंधुत्व के लिए हम जिएंगे, विश्व बंधुत्व के लिए हम मरे। मेरा मिशन केवल इस देश की एकता नहीं है, मेरा मिशन केवल इस देश की आजादी भी नहीं है। भले ही आज मेरा समय और जीवन इसमें लगा, मैं तो इस देश की आजादी द्वारा मानव मात्र की एकता का मिशन पूरा करना चाहता हूं। और ये मिशन तुमने नौखली में एक मुस्लिम की आपत्ति पर राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतार कर पूरा किया। ये राष्ट्रीय झंडे वाली क्या घटना है? मुल्जिम से पूछिए हुजूर, यही बताएंगे। मिलॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस आया तो मैंने जन समूह से कहा कि आज यदि बंटवारा ना हुआ होता तो राष्ट्रीय झंडा शान से फहरा। किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की थी, मैंने ही उसे फहराने से मना किया। क्यों? क्योंकि मेरा कहना था कि अब हम आपस में बट चुके। किसी समय ये झंडा पूरे देश का झंडा, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मुसलमानों को इस पर गर्व नहीं, बल्कि उन्होंने समय समय पर इसका विरोध भी किया। मैंने कहा, मैं ऐसे लोगों के बीच में झंडा नहीं फहरा। तुमने तो कहा था कि बंटवारा तुम्हारी लाश पर होगा। हाँ, जब मैंने ऐसा कहा था तो जनमत मेरे साथ था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदू मुसलमान दोनों मेरे साथ रहेंगे तो बंटवारा कभी नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? क्या कोई मुझे इससे छुटकारा नहीं दिला सकता? किससे? इससे जिसने मुझे धोखा दिया, जो मेरा दुश्मन हो गया। जब तक ये यहाँ पर है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, अब छुटकारा मिला ही समझो। कैसे? इसकी आवाज को शोर में दफन कर दो। चल
समझता है। चलिए पानी पी ले जाए। योर ऑनर, अभियुक्त ने हमेशा ही अपने धर्म भाइयों की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाया। 16 रोज पहले इसने अनिश्चित समय के लिए अपना उपवास शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ मुसलमान सुरक्षित नहीं थे। उनके लिए इसने अपनी जान देने की ठान ली। योर ऑनर, इसके सारे व्रत, सारे उपवास अपने ही लोगों को कुचलने के लिए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इसने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अपना वो उपवास शुरू किया। जी हाँ योर ऑनर, कश्मीर पर हमला होने की वजह से भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपया रोक लिया, जब पहले पाकिस्तान को संपत्ति के बंटवारे के अंश के रूप में देने के लिए सरकार मान गई थी। लेकिन अभियुक्त ने 13 जनवरी को उपवास शुरू कर दिया और इसे खुश करने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपया फिर से देना स्वीकार कर लिया। योर ऑनर, जिस देश की आजादी को 5 महीने बीते हों, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, जिसके एक हिस्से पर उसी देश ने हमला कर रखा हो और अपने यहां से अल्पसंख्यकों को शरणार्थी बना बना कर धकेल रहा हो, उसी देश को, इसी देश के एक टुकड़े को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए इसने अपना उपवास शुरू किया। मुल्जिम, अदालत को बताओ, तुमने ये उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया या 55 करोड़ रुपया दिलवाने के लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का दुख था कि आज हिंदू अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो क्या ये उपवास सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा के लिए था? जी हाँ, क्योंकि मैंने तो हमेशा दबे हुए लोगों का ही पक्ष लिया। आज इस देश में मुसलमानों का कोई सहारा नहीं। देश के 2 टुकड़े हो चुके। जहां कहीं भी दबे हुए थोड़े से लोग रह जाते हैं, उनकी मदद करना मनुष्य मात्र का धर्म हो जाता है। तो क्या इसमें 55 करोड़ रुपए दिलवाने जैसी कोई बात नहीं थी? ठीक। कैसे? सरकार ने जो ये कदम उठाया, उसका कारण मेरा उपवास ही था। ने अपराध मान लिया। मेरे उपवास के कारण उनकी विचारधारा बदल गई। अदालत अभियुक्त के हर शब्द पर विचार करे। उपवास के बिना वो उतना ही करने वाले थे जितना कानूनन हो सकता है। योर ऑनर, मुल्जिम ने स्पष्ट शब्दों में मान लिया है कि उसके इस उपवास के कारण इस देश की सरकार को कानून से हटकर अपना कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस देश की सरकार का ये कदम सच्चे मायने में दोस्ती बढ़ाने वाला कदम था। सरकारी वकील साहब, मुकदमे पर अपनी आखिरी राय दें। योर ऑनर, गवाह की गवाही और दूसरे प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्त ने अपने देश के लिए बहुत कष्ट उठाया है। स्वार्थवश कभी कुछ नहीं किया, देश की जनता को जागृत भी किया। लेकिन दुख इस बात का है योर ऑनर कि ये उतना ईमानदार नहीं रहा कि अपने सिद्धांतों और आदर्शों की हार को स्वीकार कर लेता। योर ऑनर, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके प्रति कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता,
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभियुक्त ने हमेशा ही अपने हर निर्णय को अंतिम समझा। इसने अपने सिद्धांतों पर ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिनका भयंकर परिणाम निकला। इन भयंकर परिणामों के बावजूद यदि अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता तो हम इसकी गलतियों को भुला देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। इसलिए अदालत इसे दोषी मानकर अगर सजा सुनाती है तो इससे ये लाभ होगा कि इस देश की बटी हुई आजादी भी किसी ना किसी काम आ जाएगी, वरना ये देश रसातल में चला जाएगा। अभियुक्त, तुम पर देश के सर्वनाश का अभियोग सिद्ध हो चुका है, इसलिए अदालत तुम्हें यह सजा सुनाती है। मिलॉर्ड, जब मैं वकालत करता था तो वहां सजा सुनाने से पहले मुजरिम से ये पूछने का कायदा था कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। क्या कुछ कहना है तुम्हें? जी तो कह दो। मेरा जीवन सत्य के प्रयोग रहा, लेकिन अपने प्रयोगों के संबंध में मैं किसी भी संपूर्णता का दावा नहीं करता। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग, विचार, नियम और सूक्ष्मता पूर्वक करता, लेकिन उनको अंतिम परिणाम नहीं कहता, या ये नहीं कह सकता कि वे ही सच्चे परिणाम। ऐसे ही अपने प्रयोगों के संबंध में मेरी भी मान्यता है। हाँ, मुझे अपने कुछ प्रयोगों में असफलता मिली, लेकिन वो मेरी असफलता है, शाश्वत नियमों की नहीं। मिलॉर्ड, आज अगर आप मुझे ऐसे ही छोड़ दें तो मैं फिर से उन प्रयोगों को शुरू करूं और तब तक करता रहूंगा जब तक कि उसमें सफल ना हो जाऊं। मुजरिम, मुकदमा शुरू होने से पहले हमारा जो फैसला था वो ही अब भी है। अदालत तुम्हें यह सजा सुनाती है कि तुम्हें सरेआम, सरे राह गोली मार दी जाए। मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं, आज फिर वही। इतने बड़े स्वांग के बावजूद वो मुझ पर मिट्टी डालकर चले गए। शायद मुझ बेबस के साथ आगे भी ऐसा ही होता रहे।
तुम्हारा ख्याल है तुमने उसे मार दिया? तुमने एक आकार की हत्या की है, हार्ड मांस के एक आकार की। जानते हो सन 19 के अपने भाषण में उसने क्या कहा था? उसने कहा था, मेरी मृत्यु हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने के प्रयत्न में ही हो। है ना कमाल? आज उसका अंतरंग खुशी से नाच रहा होगा। मूर्ख।